बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल आपको पता है कि एक तो जीएसटी के हवाले से आपका जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो 18% का जो शोर है, हम आज हमने डिस्कस करना है कि वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2023 जो आया है इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। दूसरा, हमने जो मोबाइल के ऊपर चेंजेस आ रही हैं उनको देखना है। नंबर 3 जो है वो इनकम टैक्स के हवाले से कुछ चेंजेस हैं। फिर इसी तरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कुछ चेंजेस आ गई हैं। तो इन सब को आगे जो है वो आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसमें आपको समझ भी आए और अभी तक जो है वो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या डेवलपमेंट आ चुकी है और कौन से सेक्शन में आई है, और एंड पे जाकर हम इंशाल्लाह जो है वो हमारा इम्पैक्ट आएगा जो हमने देखना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले जो है वो ये 18% के हवाले से देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कितनी इसमें क्या क्या अमेंडमेंट आई है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो है वो आपको पता है कि सबसे जो ज़रूरी बात है कि वो SRO जो आया था सबसे पहले 179, उसमें ये हुआ था कि वो FBR ने 18% का एक SRO जारी कर दिया था कि जहाँ जहाँ 17% जो स्टैंडर्ड रेट है ना उसको 18% से अमेंड कर दिया गया। लेकिन बाद में एक बिल की सूरत में जो है वो असेंबली से पास हुआ है और फिर अब तो ग़ालिबन डॉक्टर अलवी साहब जो हैं सदर जो हैं उन्होंने भी इसको जो है वो आगे अप्रूव भी कर दिया है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2023 सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट जो है वो आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो है ना एक तो इसका शॉर्ट टाइटल है, उसके बाद फिर अमेंडमेंट इन सेल टैक्स एक्ट जो है वो 1990 ये आया कि सेक्शन 3 को जो है जिसमें 17% का स्टैंडर्ड रेट था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया 18% के साथ। यानी कि अब हमारा जो स्टैंडर्ड रेट होगा वो ये नहीं है कि जो आपका 17% है वो जो है ना वो अब फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो ये आएगा। ठीक है, अब हमारा जो इस टाइम प्रीवेल कर है वो 18% होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा टैक्स ऑन गुड्स specified in the third schedule shall be collected and paid at such higher rate or rates on the retail price therefore as may be specified in the said schedule notification। एक्चुअली इसमें जो थर्ड स्केड्यूल है उसके लिए ये एक ऐड किया गया है कि उसको भी चेंज करने का जो है ना वो पावर कन्फर्म कर दी है। ठीक है, अब उसमें हुआ ये है कि जो थर्ड स्केड्यूल है वो जो लोग टैक्स से रिलेटेड हैं उनको बेहतर पता है कि जो थर्ड स्केड्यूल आइटम हम उनको कहते हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक अलग वीडियो देंगे। उस थर्ड स्केड्यूल में चीज़ें वो आती हैं जिनकी प्राइस फिक्स मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिटेल प्राइस पैक होती है, जिनके ऊपर MRP लिखा होता है ना, सिंपल से अल्फाज है, तो वो आगे जो है ना वो पैक चीज़ें लिखी होती हैं और मैन्युफैक्चरर उसमें प्रिंटेड जो है वो आता है, जैसे सिगरेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें आ गई। उसके बाद उन्होंने एक 8th स्केड्यूल के अंदर भी चेंजेस किए हैं, वो भी देखनी है हमने। जैसे कि उन्होंने कहा जी कि एक तो जो रिड्यूस रेट वाला से है ना, अब स्टैंडर्ड वाला भी हो गया जी, और दूसरा जो है वो थर्ड स्केड्यूल वाला भी इसमें शामिल हो गया है। इसी तरह से जो अब 8th स्केड्यूल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो ये चीज़ें साथ हम इसमें लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाता है अगेंस्ट सीरियल नंबर 47 में जो एक्सप्रेशन 17 है, जिनके जहाँ जहाँ 17% अप्लाई, इवन के 8th स्केड्यूल जो है जिसका जो है वो वैसे तो रिड्यूस रेट होता है और भी बहुत सारे जो रिडक्शन वाले रेट्स हैं वो तो खैर हैं ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी जहाँ पर 17% यूज़ हुआ है वो इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो है वो उन्होंने 18% से अमेंड कर दिया गया है। तो वो दो जगह पे यूज़ हुआ था 17%, एक तो अगेंस्ट सीरियल नंबर 47 था और जो 46 नंबर है कॉलम 4 के अंदर वहाँ पर भी जो है इन्होंने अपना स्केड्यूल के अंदर 17 को रिप्लेस बाय 18% कर दिया गया। तो अब आ गया नेक्स्ट के 9th स्केड्यूल, जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग कोई क्यूरी भी आ रही थी कि ये मोबाइल के ऊपर क्या बना है जी, कि मोबाइल किस तरह महंगे हो रहे हैं। तो अब मोबाइल जो है ना वो आपके जो डील होता है वो 9th स्केड्यूल है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली डॉलर के हिसाब से जो इम्पोर्टेड मोबाइल्स होते हैं ख़ास तौर पे उनका ये देखा जाता है कि वो किस हवाले से है ना। तो इसमें जो ज़्यादातर $500 से ऊपर के मोबाइल्स हैं उन पर डायरेक्टली 17% से जंप करके, जिनको कैटेगरी जी भी कहा जाता है। देखें इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी ई है, एक कैटेगरी एफ़ है
जो 350 से कम है, 300, 200, 250, 50, $30, मतलब जो बिल्कुल सस्ते वाले हैं, उनको भी 18% की कैटेगरी में रखा हो। फिर कैटेगरी एफ़ जो है ये मिडिल में आ जाती है, और जो ज़्यादातर ऊपर हैं, जो 500 या उससे ऊपर की कैटेगरी आप समझ लें, तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी हम बता देंगे आपको, वो 9 स्केड्यूल को खोल के। तो वो फिर ये उसके अंदर जो है ना 18% नहीं किया गया, बल्कि 25%, यानी कि ये लग्जरियस आइटम जो है ना वो आ जाता है। तो लग्जरियस आइटम जो है उनके ऊपर उन्होंने 18 अमेंडमेंट ये जो है 17% से डायरेक्टली जो है ना वो 25% कर दिया गया, यानी कि 25% बढ़ा दिया गया। तो ये एक तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो इनकम टैक्स में भी एक चेंज जो है वो आई है अमेंडमेंट। वो क्या आई है, वो देखनी है कि जो गैदरिंग्स हैं, ठीक है, एक तो उन पे आया है, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे हम, और तीसरा जो है ना वो आपकी जो कैपिटल एसेट्स हैं उन पर होगी, और गैदरिंग एंड फंक्शंस हैं उनके ऊपर जो है ना वो बात होगी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो इसमें जो पहला पॉइंट इसमें आया है कि जी सेक्शन 37 जो हमारा बेसिकली कैपिटल गेन से रिलेटेड है, तो उसमें कैपिटल एसेट्स को क्योंकि वो डील करता है ना 37, तो जिसमें कैपिटल हमारा पार्क होता है, तो उसमें शेयर्स जो हैं वो मेन हमारे आते हैं। उसके ऊपर जो डिडक्शंस होती हैं, जो एडवांस टैक्स है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है ना वो 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो है ना वो कंसिडरेशन के हवाले से जो है ना वो ग्रास अमाउंट के ऊपर पे की जाएगी। ठीक है, जब कंपनी जो है ना वो इसमें द पर्सन एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि शेयर्स ले रहा होगा, वो अगर वो करेगा तो उसको ऊपर जो है ना वो हम इसके ऊपर टैक्स एडजस्टेबल होगा, लेकिन ये एडवांस टैक्स होगा 10% होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स होगा, और क्रेडिट टू द फेडरल गवर्नमेंट जो है ना विद इन द 15 डेज ऑफ द पेमेंट। तो ये एक है, लेकिन इसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी हमारा हुआ है रब्ता, तो वो खैर उस वक्त उस तरह से कोई खैर इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना, लेकिन जिस तरह के नॉर्मल एक गुड्स के ऊपर आ रहा है ना जीएसटी का, वो तो डायरेक्टली अब इफ़ेक्ट होगा, और बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का तूफ़ान एक किस्म का आने वाला है। इसी तरह से जो सेक्शन 68 है वैल्यू ऑफ शेयर्स के हवाले से, उसमें जो उन्होंने बताया है कि इसमें जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो ली जाएगी, और उसमें किसी किस्म की जो लायबिलिटीज़ हैं वो माइनस नहीं की जाएंगी। तो ये भी हमारा शेयर्स के रिलेटेड है। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा है कि एक और जो है इसमें जो आ गया है, कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन एक्वायरिंग ऑफ द शेयर्स एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई उनकी कोई एग्जेम्पशंस बनती हुई तो वो भी अवेल की जा सकती हैं अगर इस एडवांस टैक्स है तो, लेकिन वो कमिश्नर को अप्रूव करवा के और बाकायदा उसकी छानबीन करके वो होगा। इसी तरह से एक और जो इसमें चीज़ आ गई है वो ये है कि जो द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 161 एंड 62 है, एंट्री नंबर 15 में जो है वो आपका सेक्शन 82 क्लास में आया है। तो सेक्शन 2 शैल बी मुटेटस मुटेंडिस जो है वो एक हमारा लेक्सिम होता है जो मैक्सिम है अप्लाई टू द टैक्स डिडक्टिबल एंड पेएबल, यानी कि ये बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस जो है ना वो हम ऑलमोस्ट जो है ना वो चलेंगे और उसको उसी तरह से समझा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आया जी कि द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी shall furnish to the commissioner within 30 days of the transaction of the disposal the prescribed information or document in a statement as may be prescribed। तो ये भी है जी कि वो डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने जो है वो अब इसमें किया है। अब आगे बात की जो मेन हमारा फोकस होगा वो ये है कि अब इसके अंदर ना ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं 37 के ए के हवाले से। इसमें जो है ना वो उन्होंने कहा जी कि ये थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, NCCPL के हवाले से भी एक अमेंडमेंट आई हुई है, और फिर फंक्शंस एंड गैदरिंग के हवाले से उन्होंने कहा है कि 236C जो है ना जो हमारा कैपिटल एडवांस टैक्स जो है ना वो कैपिटल एसेट्स को जब हम या गेन को हासिल करते हुए जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं एडवांस टैक्स, उसके ऊपर भी जो है ना वो बात की थी। लेकिन अब जो 236 है इसको साथ उन्होंने एक और जो अमेंडमेंट की है 236C
और आगे बी का जो है ना वो आपने इजाफा करना है, और यही फंक्शन एंड गैदरिंग के हवाले से है। और उन्होंने कहा है कि इसको प्रेस्क्राइब पर्सन जो है ना वो लेगा। अब वो जो प्रेस्क्राइब पर्सन है वो कितना टैक्स लेगा वो तो आगे जाकर उन्होंने खुद ही डिफ़ाइन किया है कि जी आपका जो है ना वो 10% टैक्स होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैं अभी एवरी प्रेस्क्राइब पर्सन शैल कलेक्ट advance tax at the rate of prescribed in division 11 of the part 4 of the first schedule on the total amount of the marquee and hotel रेस्टोरेंट और कमर्शियल लॉन, और जहाँ भी आपकी जो फंक्शंस होंगे, गैदरिंग कहीं भी करेंगे तो उस हवाले से होगा। अब ये नहीं है कि ओपन करेंगे या क्लब में नहीं होगी, या मतलब कहीं भी कम्युनिटी प्लेस आपकी बनेगी तो उसमें सारों को उसने एक इंक्लूसिव सी उसने डेफिनेशन जो है वो दे दी है। और इसके अंदर उन्होंने एक और बात जो सबसेक्शन 2 में बताई है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फूड कैटरिंग वाले जो प्रोवाइडर्स हैं ना ये सर्विसेज के ऊपर अमूमन जो टैक्स है वो देते हैं, लेकिन अभी उन्होंने फंक्शन एंड गैदरिंग के हवाले से ना यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर फूड सर्विसेज जो हैं और एनी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन, द प्रेस्क्राइब पर्सन शैल आल्सो कलेक्ट द एडवांस टैक्स ऑफ द पेमेंट ऑफ सच फूड सर्विस और फैसिलिटी एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन पार्ट 4, और सेम वही हमारा जो है वो स्केड्यूल है। तो यहाँ पर जो है ना वो ये बात भी हो गई कि सिर्फ गैदरिंग के हवाले से नहीं बल्कि फ़ूड वाला जो मामला है इसके अंदर वो भी आ जाएगा। फिर फंक्शन एंड गैदरिंग को भी उन्होंने आगे डिफ़ाइन किया और प्रेस्क्राइब पर्सन को भी डिफ़ाइन किया है। तो इसी के आगे थोड़ी सी अमेंडमेंट चलते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये एडजस्टेबल होगा टैक्स, और दूसरा ये है कि वेडिंग रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं, सेमिनार हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है, सेशन हो सकते हैं, और एग्ज़िबिशन हो सकती है, यानी कि इसमें अब नुमाइश भी आ गई है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ ये गैदरिंग से मतलब वो फंक्शन शादी वाला जो फंक्शन है वो नहीं लेना, बल्कि इसके अंदर जितनी भी गैदरिंग है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये उसने जो है वो वाज़े कर दिया है। दूसरा ये है कि इसमें जो बंदा वहाँ पर काम करने वाला है या मैनेजर है या जो बंदा ऑर्गेनाइज़र है वो प्रेस्क्राइब पर्सन है, जैसा कि इसने सब सेक्शन 4 में इसने क्लास बी में बताया ना इस एक्ट में कि प्रेस्क्राइब पर्सन इंक्लूड द ओनर और लीज होल्डर और ऑपरेटर और मैनेजर ऑफ ए मैरिज हॉल, मार्की, होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल लॉन, क्लब, जो भी मतलब उसका मैनेजर है वो आ जाएगा। अब इसका रेट कितना होगा वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वो 10% जो है ना वो रेट इसका आ जाएगा। तो ये एक अमेंडमेंट थी जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा अपने उस हेडिंग पे चलते हैं कि ये होगा क्या। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो अभी हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। तो जीएसटी के हवाले से ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो जहाँ पे सामने आई हैं कि एक तो ये है कि जो थर्ड शेड्यूल है तकरीबन उसके ऊपर भी ये अब 18 ही होगा, और जो नॉर्मल रेट है वो 18, यानी कि जहाँ जहाँ 17% है ना वो 18% होगा। इसके अलावा जो रिड्यूस रेट है, समरी ये है कि जो रिड्यूस रेट है लेकिन उसके अंदर भी जहाँ जहाँ 17% वाले आइटम हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है उनके ऊपर भी 18% हो गया। और जो मोबाइल्स हैं उनका 18 से 25% आप समझ लें, यानी कि 18 से 25% आपका जो टैक्स है वो जीएसटी जो है वो बना है। और जो फंक्शन गैदरिंग है उसको हमने डिटेल पढ़ लिया है कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा आया है इम्पैक्ट। तो अब आ जाता है भी इम्पैक्ट टोटली आएगा क्या। तो इसमें जी एक इम्पैक्ट है आपका डायरेक्ट, जो किसी भी इकॉनमी पे जब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं तो ज़ाहिर कलेक्शन तो बढ़ जाती है, लेकिन उससे इन्फ्लेशन और बहुत सारे मामलात अभी आएंगे और ये देखना जाएगा कि ज़ाहिर है कि एक मुश्किल फ़ैसला है, ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि इसको ज़ाहिर है कि आवाम को ये बर्दाश्त तो बोझ करना ही पड़ेगा, बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट जो है ना वो भारत इसका होगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट यही है कि इन्फ्लेशन आएगा इससे। इनडायरेक्ट इफेक्ट यही होता है कि कास्ट पुश जो है ना वो मज़ीद इसकी जो सिर्फ चीज़ें हैं वो तो नहीं होंगी, मज़ीद इससे जो है ना वो कई चीज़ों का इनडायरेक्ट होता है। जैसे आप पेट्रोल है वो अब एक इंग्रेडिएंट के तौर पर आगे यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम जो है, क्योंकि ज़रा वो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगा, फिर ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे और फिर उससे वो कास्ट बढ़ेगी और इससे कास्ट पुश इन्फ्लेशन भी आएगी। तो ये एक तो डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट होगा और दूसरा जो है ना वो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे इससे इम्पैक्ट तो काफ़ी बोझ भी बनेगा। लेकिन यह है कि बहरहाल अब मुश्किल फ़ैसले करने और कौमों की ज़िंदगी में आते रहते हैं,
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको ये समझने के लिए हमने कहा कि ये थोड़ा सा इसका देख लें, जायज़ा लेते हैं कि ये क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।